मनसबदार एंड जागीरदार, यानी कि मनसबदार और जागीरदार कैसे थे मुगल एम्पायर में। एज द एम्पायर एक्सपैंडेड टू encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people। यानी कि जैसे जैसे एम्पायर जो था, मुगलों का जो एम्पायर था, जैसे जैसे एक्सपैंड होता गया, तो डिफरेंट रीजन को या डिफरेंट एरिया को इनकम्पस करने के लिए मुगलों ने डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल को क्या किया, रिक्रूट किया। यहाँ पे डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल द सेंस डिफरेंट समुदाय के लोगों को, ठीक है, डिफरेंट जो सामाजिक समुदाय के लोग थे उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नॉबल्स, जिसको क्या बोलते हैं, तुरानिस, दे एक्सपैंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन, मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। स्टार्टिंग में क्या था कि केवल एक जो सरदार थे वो क्या क्या होते थे, ज्यादातर स्टार्टिंग में ज्यादातर सरदार तुर्की थे या तुरानियन थे, और बाद में उन्होंने किसको किसको इंक्लूड किया, ईरानियंस को, इंडियंस को, मुस्लिम्स को, अफगान को, राजपूत को, मराठास को और अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल को उन्होंने रिक्रूट कर लिया। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। जो मुगल सर्विस जो ज्वाइन कर लेते थे, यानी मुगलों की सेवा जो एक्सेप्ट कर लेते थे, उनको क्या एनरोल कर दिया गया कि दे आर द मनसबदार। सो मनसबदार की उपाधि उनको मिल जाती थी। The term mansabdar refer to an individual who hold a mansab meaning a position or rank। मनसबदार किसे बोलते हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि कोई एक मनसब होल्ड करता है, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक मनसब होल्ड करता हो, जिसका मतलब क्या होता है, पोजीशन और रैंक, जिसके पास पोजीशन और रैंक हो, ठीक है। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मनसबदार क्या था दोस्तों, ये था ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि मुगल यूज करते थे। किसके लिए यूज करते थे, ताकि रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने के लिए। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमिन्ड बाय अ न्यूमरल वैल्यू कॉल्ड जात। रैंक और सैलरी किससे डिटरमिन की जाती थी, एक न्यूमरल वैल्यू से, जिसको क्या बोलते थे, जात, ठीक है। The higher the जार, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary। जितना जात, जिसका जो जाट था वो जितना हाई होगा, उसकी जो पोजीशन होगी उतना प्रेस्टिजियस होगी, ठीक है, कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है। नोबल्स की पोजीशन जो उतना प्रेस्टिजियस होगी कोर्ट में, और उतनी उनकी सैलरी जो है उतनी ज्यादा होगी। यानी कि मान लो किसी की जाट की वैल्यू कितना है, 5, और किसी की है 6, तो 6 जिसकी ज्यादा है, इसकी पोजीशन ज्यादा प्रेस्टिजियस होगी किसमें, कोर्ट में, और इसकी सैलरी भी ज्यादा रहेगी कंपैरिजन देन 5 से, ठीक है। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। यानी कि जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज मनसबदार को सौंपी जाती थी, उसी के हिसाब से उनको सवार या कैवलरी मैन, जिसको बोलते हैं घुड़सवार, उसी के हिसाब से उनको घुड़सवार भी रखने पड़ते थे, ठीक है। यानी जैसी जो मनसबदार होते थे, ठीक है, उनको एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, उसी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग इनको क्या मेंटेन करना पड़ता था, सवार और कैवलरी मैन, यानी कि घुड़सवारों की संख्या, स्पेसिफाइड जो नंबर है उसको मेंटेन करना पड़ता था। या द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी। अब देखो मनसबदार और क्या करते थे, अपने घुड़सवारों को लाते थे देख रेख के लिए, मतलब उनको उनकी रिव्यू करने के लिए, और उनको रजिस्टर्ड कराते थे। और उसके जो यहाँ पे हॉर्सेस ब्रांडेड, यहाँ पे हॉर्सेस ब्रांडेड किए जाते। ब्रांडेड का सेंस यहाँ पे ना, पहले क्या होता था, दागा जाता था, लोहे की सैल होती थी, इसको गर्म करके घुड़सवारों को क्या हॉर्सेस को घुड़सवारों को नहीं क्या किया जाता, दाग दिया जाता था। दाग द सेंस की एक उस पे स्पॉट बन जाए या एक सिम्टम बन जाए कि हाँ ये है, तो वो रजिस्टर्ड हो जाता था, ठीक है। उसके बाद उनको पैसे मिलते थे सैलरी के रूप में, ठीक है। उनको पैसे किसे मिलेंगे, मनसबदार को, उसके बाद वो एज ए सैलरी उनको पे करेगा। इस हिसाब से ऐसा क्यों करते थे मुगल इसलिए ऐसा करते थे कि अगर कोई भी एक मनसबदार बोलेगा हमारे पास 5 घोड़े हैं, डायरेक्ट 500 घोड़े उसके पास हैं, भले से उसके पास 500 नहीं हो, बट इस वजह से इससे ये अच्छा होता था, वो लाएगा अपने घुड़सवारों को दिखाएगा, हाँ 500 घुड़सवार हैं भैया, उसके बाद 500 हमारे पास घोड़े भी हैं, सारों को क्या होगा, ब्रांड किया जाएगा, यानी कि दागा जाएगा कि हाँ इसके पास एक निशानी होनी चाहिए कि हाँ इसको सैलरी इनके पास ये है, हमारे जो है कि मतलब राजा के अंडर में रजिस्टर्ड है, ठीक है।
अब आता है कि मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स विच वर समवॉट लाइक इक्ताज। अब मनसबदार को सैलरी कैसे मिलती थी? एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जागीर। जागीर समवॉट किसके इक्वल होता था, बराबर होता था या किसके समान होता था? इक्ताज के समान। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि रेवेन्यू असाइनमेंट का क्या मतलब है, जैसे हमने देखा था मनसबदार को एक एरिया मिल जाता था दोस्तों। इस एरिया में मनसबदार क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसी रेवेन्यू को क्या बोलते थे? सैलरी के रूप में लेता था। ठीक है, बट अनलाइक मुक्तिज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। बोलता है कि मुक्तिज की तरह, जैसे मुक्तिज क्या होते थे कि नॉर्मली वो अपने ही एरिया में रहते थे और अपने जागीर का जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। बट जो मनसबदार होते थे वो मुक्तिज की तरह अपने एरिया में रिसाई या अपने जागीर में रिसाइड नहीं करते थे और ना ही अपने जागीर को एडमिनिस्टर करते थे। दे ओनली had rights to the revenue of their assignment which was collected for them by their servant, while the mansabdar themselves served in some other part of the country। अब इसमें क्या बोलता है कि दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ द असाइनमेंट, उनके पास केवल इतना अधिकार था कि उनके असाइनमेंट का जो रेवेन्यू था, किसके असाइनमेंट का? मनसबदार का असाइनमेंट का, जो कि किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? उनके सर्वेंट्स के द्वारा। जबकि जो मनसबदार होते थे वो किसी और कंट्री के किसी अदर पार्ट में जो है सर्व करते थे। ठीक है, इन अकबर्स reign these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar। अकबर के शासनकाल में क्या होता था कि जो जागीर होते थे इनको केयरफुली असेस किया जाता या केयरफुली इनका आकलन किया जाता था, ताकि जो उनका रेवेन्यू हो वो रफली या बोल सकते हैं कि मोस्टली इसके इक्वल हो, मनसबदार की सैलरी के इक्वल हो। बाई औरंगजेब reign दिस वाज नो लॉन्गर द केस, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में ये बिल्कुल बदल चुका था। एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, यानी कि अकबर के शासनकाल में इसके औरंगजेब के शासनकाल में बिल्कुल बदल गया, सिचुएशन ही बदल गया। अब जो है जो ग्रांटेड सम होता था, यानी जो राजस्व जो प्राप्त राजस्व जो होता था वो मनसबदार के सैलरी से बहुत कम कम होता था। देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अब यहाँ पे मनसबदार की जो संख्या थी वो भी बढ़ गई, उसमें भी बढ़ोतरी दिखी। विच मीन अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, यानी कि अब उनको एक जागीर रिसीव करने से पहले एक लंबी क्यू लगाना पड़ता है, तो लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। These and other factor created a shortage in the number of जागीर्स। ए फैक्टर कुछ अदर फैक्टर, यानी ए फैक्टर कौन सा कि जो मनसबदार की संख्या बढ़ गई। अब मनसबदार की संख्या जब बढ़ेगी दोस्तों तो सीधी सी बात है जागीर जो है कम होगा। तो ये बोलता है कि एक तो ए फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो ये हमने देखा, और इसी प्रकार के अदर फैक्टर जो है कि फैक्टर की वजह से शॉर्टेज देखने को मिला, किसमें? नंबर ऑफ जागीर्स में। परिणाम क्या हुआ इसका? मैनी जागीरदार ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड ए जागीर। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, जो बहुत सारे जागीरदार ऐसे थे वो अपना जो उनको जागीर मिलता था, जितना ही छोटा सा जागीर, अब उसी में से ज़्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट करने की, जितना उनको पॉसिबल हो उतना कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। यानी कि पहले अगर कोई मनसबदार था उसके पास इतनी ज़मीन हो, ठीक है, अब जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था बाद में उसको इतना जागीर मिल गई। अब उसके अंदर तो लालच होगा ही भाई, यहाँ पे तो ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाता था उसको, अब इसमें उसको कम मिल रहा है। ये क्या करता था, इतना ही यही वाला जो रेवेन्यू यहाँ पे मिलता था इसको, इसमें से भी यही कलेक्ट करने की कोशिश करता था। औरंगजेब was unable to control these development in the last year of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। हुआ क्या कि जो औरंगजेब था वो अपने शासनकाल के लास्ट ईयर्स में, यानी कि औरंगजेब अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में इन परिवर्तनों पर, जो ये डेवलपमेंट्स से, यहाँ पे डेवलपमेंट्स का मतलब है परिवर्तन, इन डेवलपमेंट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, इस कारण किसानों जो यानी पीजेंट्री लोग जो थे, जो पीजेंट थे, उनको अत्यधिक मुसीबतों का क्या हुआ, सफर करना पड़ा या सामना करना पड़ा। जब्त एंड जमींदार, यानी जब्त और जमींदार। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry। जो मुगलों का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था? टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, यानी जो पीजेंट्री, जो किसान जो प्रोड्यूस करता था
जो भी फसल वो प्रोड्यूस करता था उस पे जो टैक्स लगता था वही टैक्स जो है मुगलों का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain। मतलब कि बहुत सारे जगहों पे जो पीजेंट्स कैसे टैक्स पे करते थे, थ्रू द रूरल एलिट्स, जो रूरल एलिट्स से, जैसे कि जो हेडमैन होता था और जो लोकल चीफ्टेन होता था। द मुगल्स यूज्ड ऑन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज आर पावरफुल चीफ्टेन्स। अब देखो क्या हुआ कि मुगल एक ही टर्म यूज करते थे जो कि क्या था, जमींदार। ठीक है, सारे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, किसको किसको, जैसे कि जो सारे इंटरमीडियरीज होते थे, ठीक है, और चाहे वो चाहे वो लोकल हेडमैन हो, किसी किसी गांव के लोकल हेडमैन हो या एक पावरफुल चीफ्टेन हो, तो ठीक है। यानी कि जो मुगल होते थे वो सारे इंटरमीडियरीज को, यानी इंटरमीडियरीज को मध्यस्थ बोल, सारे मध्यस्थों के लिए, चाहे वो लोकल हेडमैन, किसी गांव के लोकल हेडमैन हो, चाहे एक पावरफुल चीफ्टेंस हो, उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज करते थे, जमींदार। इंटरमीडियरीज का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि कोई एक पीजेंट है, ठीक है, एक पीजेंट किसको दे रहा है टैक्स, किसको पे कर रहा है, रूरल रूरल एलिट्स को, ठीक है। अब ये रूरल एलिट्स किसको देगा टैक्स, मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल को लेके जाएगा। ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच का क्या हुआ, इंटरमीडियरीज हो गया, ठीक है। यानी ए हो गया, ये यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे मान लो राजा है, किंग है, या हम बोल सकते हैं रूलर है, मुगल रूलर है। ए जो है पीजेंट्स है, और यहाँ बीच में इंटरमीडियरीज है, होगा कौन, जो रूरल एलिट्स था, ठीक है। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर तोदरमल carried out a careful survey of crop yield, prices and areas cultivated for a 10-year period, 1570 to 1580। अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था, टोडरमल, ठीक है। उसने एक केयरफुल सर्वे किया, किसका, क्रॉप यील्ड का, कि कौन सी क्रॉप है, उसके प्राइस क्या, उसका प्राइस क्या है, और कितना एरिया जो है कल्टीवेट किया गया है, कितने साल के लिए, 10 ईयर पीरियड, कहाँ से कब तक, 1570 से 1580 तक, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे तोदरमल ने 1570 से 1580 की जो काल अवधि थी, जो काल अवधि थी 1570 से 1580 के बीच के लिए, कृषि की जो क्या यील्ड, यानी कि जो पैदावार, उनका प्राइसेस, और उनका जो कृषि भूमि था उसका सावधानी पूर्वक क्या किया, सर्वे किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, इस डेटा के बेसिस पे टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, ईच क्रॉप पे, यानी प्रत्येक क्रॉप पे टैक्स जो है कैश में फिक्स किया गया, कैश में। एक चीज यहाँ पे देते हैं ईच क्रॉप, यानी कि जो भी मान लो कहीं पे गेहूं हो गया, या यानी कि इसको बोलते हैं कि हम क्या, फिर यहाँ पे राइस हो गया, यानी कि क्या क्या हो सकता है ग्रेन, जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गया, मक्का हो गया, तो डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स थे उसको, उसका जो है ईच क्रॉप का टैक्स फिक्स ये किया गया, किसमें, कैश में। यानी कि वो टैक्स किसमें फिक्स किया गया, कैश में। ये चीज याद रखना, कैश में फिक्स किया गया था, ठीक है। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, जो विथ इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। जो प्रोविंस, सारे प्रोविंस थे वो किसमें डिवाइड किए गए थे, रेवेन्यू सर्कल में, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जो ये क्या था, प्रोविंस था, उसको किस में डिवाइड किया गया, रेवेन्यू सर्कल्स में, या हम बोल सकते हैं उसको राजस्व मंडल या रेवेन्यू मंडल में बांटा गया। और प्रत्येक की हर प्रत्येक फसल के लिए जो राजस्व दर था उसकी एक अलग सूची बनाई गई। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या हमने किस नाम से जाना जाता है, जब्त के नाम पे। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड। ये यहाँ पे देखना, ये जो जब्त था, जब्त जो सिस्टम था दोस्तों, रेवेन्यू सिस्टम, ये उन एरिया में प्रिवेलेंट था, यानी प्रचलन में था या प्रसिद्ध था, जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे लैंड का सर्वे कर पा रहे थे, सर्वे कर सकते थे। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट, उसका एक अकाउंट जो है केयरफुल मेंटेन कर सकते थे, रख सकते थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। अब ये जो है, यानी कि जो जब्त सिस्टम है, ये कहाँ पे पॉसिबल नहीं था, जैसे गुजरात और बंगाल जैसे प्रोविंस में पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो लैंड का सर्वे नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ का जो केयरफुल अकाउंट जो है नहीं रख पा रहे थे। इन सम एरिया द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर।
अब बोलता कुछ एरिया में जमींदार ने एक ग्रेट डील ऑफ पावर एक्सरसाइज किया। आगे भी देखते हैं, द एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर को ड्राइव देम टू रिबेलियन। बोलता है कुछ एरियाज में ऐसा हुआ कि जो जमींदार थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। क्या करते थे, रिबेल कर देते थे जब देखते थे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो है ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा शोषण कर रहे हैं। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलीड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कुछ कुछ बार ऐसा होता था कि जमींदार और पीजेंट ऑफ सेम कास्ट क्या करते थे, एक ग्रुप बना लेते थे, यानी एलीट हो जाते थे, एक दूसरे के साथ हो जाते थे और रिबेल कर देते थे, यानी विद्रोह कर देते थे। किसके खिलाफ? मुगल अथॉरिटी के खिलाफ। दीज पीजेंट रिवॉल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। यानी कि ऐसे जो ये 17th सेंचुरी थी, यानी 17वीं शताब्दी के अंत से, कब से? 17th सेंचुरी के आखिर से ऐसे किसान रिबेलियन ने या विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की जो जो उसकी स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब जो उसका स्थायित्व था, उसको क्या किया? चैलेंज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, जो एडिशनल सोर्स बॉक्स में जाट रैंकिंग, नॉबल्स विद जाट ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। तो जो नॉबल्स का जाट न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 होता था, उनका रैंक जो है हायर होता था कंपेरिजन के किसके? 1000 वाले के। ठीक है। इन अकबर्स reign there were 29 मनसबदार with a rank of 5000 जाट। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार ऐसे थे जिनका रैंक वैल्यू कितना था? जाट की वैल्यू कितनी थी? न्यूमेरिकल वैल्यू 5000। बाई औरंगजेब reign the number of मनसबदार had increased to 79। जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो मनसबदारों की संख्या 29 से कितना हो गई? 79 हो गई। Would this have meant more expenditure for the state? क्या इसका मतलब क्या इसका मतलब यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं फिगर 5 है। फिगर 5 में क्या दिया दोस्तों? अ मनसबदार ऑन मार्च विद हिज सवार्स। एक मनसबदार हुए मार्च पे अपने मनसबदार जो है अपनी अभियान पे है अपने सवारों के साथ। यहाँ पे देख रहे हैं मनसबदार है, बाकी ये इसके सवार हैं। ठीक है। सवार ये लोग होंगे जो घोड़े पे हैं। अब फिगर 6 आता है। फिगर 6 में क्या है? He details from a miniature from Shah Jahan's reign depicting corruption in his father's administration. First, a corrupt officer receiving a bribe and a tax collector punishing poor peasant. यानी शाहजहां के रेन के टाइम के, यानी शाहजहां के शासनकाल में एक मिनिएचर फोटोग्राफ्स है या पिक्चर है, उसको डिटेल में क्या डिस्कस कर रहा है कि डिपिक्टिंग करप्शन इन दिस फादर, अपने फादर के एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को डिपिक्ट कर रहा है। जैसे फर्स्ट में देखेंगे, पहले में क्या है कि एक अफसर है जो कि क्या कर रहा है? ब्राइब ले रहा है। किससे ले रहा है? रिसीविंग ब्राइब, यानी अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्राइब ले रहा है। ठीक है। और सेकंड में ए टैक्स कलेक्टर है, पनिश कर रहा है किसको? पुअर पीजेंट्स को। ठीक है। नहीं, ये देखो इधर ये जो मनसबदार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई एक अफसर है ब्राइब ले रहा है, किससे? इससे। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एडिशनल सोर्स विभाग में अकबरनामा एंड आईन अकबरी, यानी अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कोर्टियर्स अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। यानी अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड और अपने कोर्टियर यानी अपने दरबारी अबुल फजल को अपने शासनकाल की हिस्ट्री लिखने को बोला, हिस्ट्री लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। टाइटल अकबरनामा। तो अबुल फजल ने वो हिस्ट्री लिखा, उसका बुक का नाम क्या था? अकबरनामा था, जिसके 3 वॉल्यूम थे, जिसमें अकबर के रेन का शासन, अपने अकबर शासनकाल का हिस्ट्री दिया हुआ था। द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद अकबर्स एंसेस्टर एंड द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट ऑफ अकबर्स रेन। जो पहला वॉल्यूम था दोस्तों, वो क्या कलेक्ट किया हुआ था? अकबर के जो एंसेस्टर थे, यानी अकबर के जो पूर्वज थे। और जो सेकंड वॉल्यूम क्या रिकॉर्ड किया था, मतलब सेकंड वॉल्यूम में क्या था? इवेंट ऑफ अकबर रेन, यानी अकबर के शासनकाल का जो इवेंट था, यानी जो घटनाएं हुई थी। द थर्ड वॉल्यूम इज द आईन अकबरी। जो तीसरा वॉल्यूम था क्या था? आईन अकबरी। इट डील विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डील करता है, जैसे कि हाउस होल्ड, आर्मी, द रिवेन्यूज एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। और तीसरे में और क्या प्रोवाइड करता है? तीसरा,
रिच डिटेल्स अबाउट जो ट्रेडिशन और कल्चर था जो उस टाइम के यानी कि उस समकालीन अकबर के समकालीन जो लोग रहते थे इंडिया में उनके ट्रेडिशंस और कल्चर का जो डिटेल्स कलेक्ट करता था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स rich statistical details about things as diverse as crops, yield, prices, wakes and revenues। आईने ई अकबरी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि वो जो डाइवर्स पीपल का, ठीक है, यानी कि विविध प्रकार की चीज़ों जैसे कि क्या-क्या जैसे कि क्रॉप्स हो गए, यील्ड्स हो गए, प्राइसेस हो गए, वेक्स हो गए और क्या रेवेन्यूज हो गए। इनका जो स्टैटिस्टिकल डिटेल्स था, ठीक है, यानी कि सांख्यिकी विवरण, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है या ठीक है। यानी कि अगर ये कोई पूछता है कि आईने अकबरी का जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या था, वो ये था कि इंडिया के डाइवर्स लोगों के या डाइवर्स थिंक अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को जैसे कि क्रॉप्स, यील्ड, प्राइसेस, वेक्स और रेवेन्यू का एक स्टैटिस्टिकल डिटेल्स था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम फिगर से देखा अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल, यहाँ पे यहाँ पे बैठा है, ये अकबरनामा किससे रिसीव कर रहा है, अबुल फजल से, ठीक है। मतलब अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज, यानी अकबर की पॉलिसीज पे हम एक नज़दीक से नज़र डालते हैं, ठीक है, यानी अकबर की पॉलिसीज को हम पे एक नज़र डालते हैं। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक द अकबरनामा, इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी। एडमिनिस्ट्रेशन का जो ब्रॉड फीचर था, ज़्यादातर जो फीचर था वो अकबर के द्वारा लेट डाउन किया गया था, यानी अकबर द्वारा बनाया गया था, और इलेबोरेटली यानी डिटेल में डिस्कस किसके द्वारा किया गया है, अबुल फजल के द्वारा उसकी बुक में, जो बुक का नाम था अकबरनामा, ठीक है। और सबसे ज़्यादातर किसमें इन पर्टिकुलर किसमें किया है, जो इसका लास्ट वॉल्यूम यानी जो थर्ड वॉल्यूम था आईने अकबरी। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया कि जो एम्पायर था वो प्रोविंस में डिवाइड हुआ था, जिसको क्या बोलते थे, सुबास, ठीक है। गवर्न बाय ए सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, और सुबास जो होता था किसके द्वारा गवर्न किया जाता था, सूबेदारों के द्वारा, ठीक है। यानी कि अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया अपनी बुक में कि एम्पायर जो है प्रोविंस में डिवाइड था, इसको सुबास बोलते हैं, सूबा बोलते थे, ठीक है। सूबा यहाँ पे एस जो है प्लूरल है, तो उसको सूबा बोलते थे, और किसके द्वारा वो गवर्न किया जाता था, सूबेदार के द्वारा गवर्न किया जाता था, जिसके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों था, ठीक है। ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल अफसर आर दीवान, प्रत्येक प्रोविंस के पास एक फाइनेंशियल अफसर होता था, ठीक है, जिसको कि दीवान बोलते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर अफसर्स such as the military paymaster Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage, military commanders फौजदार and the town police commander कोतवाल। यानी कि बोलता है कि पीस और ऑर्डर, किसी भी प्रोविंस में पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सूबेदारों को अदर ऑफिसर्स का भी सपोर्ट मिलता था, ठीक है। जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर जो था, जिसको कि क्या बोलते थे, बख्शीश। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जो मिनिस्टर था किसका, रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज का, और किसका सपोर्ट मिलता है, मिलिट्री कमांडर का यानी कि फौजदार का, और किसका, टाउन पुलिस कमांडर का, जिसको कोतवाल बोलते थे, ठीक है। अकबर्स नॉबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, यानी अकबर के जो नॉबल्स होते थे, जो उसके अभिजात वर्ग के लोग होते थे, यानी कि अकबर के जो नॉबल्स थे वो बड़ी सेनाओं का क्या करते थे, बड़ी सेनाओं को कमांड करते थे या बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, और क्या करते थे, हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own, ठीक है। यानी कि जो अकबर के नॉबल्स थे, यानी कि जो उसके अभिजात वर्ग के लोग थे, या जो अकबर के नॉबल्स थे, वो एक लार्ज आर्मी जो कमांड करते थे, वो चाहते तो बहुत लार्ज अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे या खर्च कर सकते थे, लेकिन वो क्या थे, वफादार थे, लॉयल थे। और आगे बोलता कि जब तक वे लॉयल थे एम्पायर के प्रति, जब तक वे लॉयल थे, एम्पायर का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई नॉबल्स ने अपने स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट
अपने अपना जो है इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिया, ठीक है। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकन बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, मीन्स जो एम्पायर के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी उनके निजी हितों के कारण जो है वीक पड़ गई या कमजोर पड़ गई। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulama, brahmanas, Jesuits, priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. यहाँ पे जोरोस्ट्रियंस का मतलब है पारसी, ठीक है। तो बोलता है कि जब अकबर अब 1570 में फतेहपुर सिकरी में था तो उसने क्या किया कि एक डिस्कशन स्टार्ट कर दिया रिलीजन पे, किसके साथ, उलमा के साथ, यानी जो उलमा के हेड थे, फिर ब्राह्मण लोगों के साथ, फिर ज्यूस के जो प्रिस्ट थे जिसको कि रोमन कैथोलिक बोला जाता है, ठीक है, और जोरास्ट्रियंस के साथ जो है एक डिस्कशन स्टार्ट किया किस पे, रिलीजन पे। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खान, इबादत खान, यहाँ पे खान नहीं, यहाँ पे एक खाना है, ठीक है। यानी ये सब डिस्कशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ या कहाँ किस जगह पे हुआ, इबादत खाना में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन, वो रिलीजन में इंटरेस्ट रखता था, एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, यानी जो अकबर था वो रिलीजन में इंटरेस्ट रखता था और सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट लोगों के सोशल कस्टम पे भी वो क्या करता था, इंटरेस्ट रखता था। सोशल कस्टम मतलब जो सामाजिक उनका कस्टम्स था, सामाजिक रीति रिवाज हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदू का कुछ और था, मुस्लिम का कुछ और था, पारसी का कुछ और था, तो अकबर जानना चाहता था, इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। Akbar's interaction with people of different faith made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. यानी कि जो अकबर का इंटरेक्शन था डिफरेंट फेथ के लोगों से, या हम बोल सकते हैं जो अकबर ने वार्तालाप किया या विचार विमर्श किया डिफरेंट फेथ के लोगों से, उससे रियलाइज हुआ कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं जो कि इम्फेसाइज करते हैं या जोर देते हैं किस पे, रिचुअल और डोगमा पे, वो नॉर्मली क्या होते हैं, कट्टरवादी होते हैं या कट्टर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डोगमा और विक्टोस क्या, डोगमा क्या है, डोगमा अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर एज अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट और इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट या इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं कथन, ठीक है। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर या एक्सपेक्ट किया जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे क्या बोलते थे, डोगमा, ठीक है। अब आता है बिगोट, एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल इनटॉलरेंट हो किसी दूसरे पर्सन के रिलीजियस बिलीफ से और कल्चर से, उसको क्या बोलते हैं, बिगोट्स। Their teachings created divisions and disharmony amongst his subjects. उनकी टीचिंग्स, किसकी टीचिंग्स, जो रिलीजियस स्कॉलर थे, लोगों के बीच डिवीजन पैदा करती है और डिसहार्मनी जो है अब अपनी यानी कि प्रजा, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, प्रजा के बीच क्या कर, प्रजा के अमंग्स में यानी प्रजा के बीच में क्या, डिसहार्मनी, असमंजस पैदा करती है। दिस eventually led Akbar to the idea of सुलह इकुल और यूनिवर्सल पीस। ये अनुभव अकबर को सुलह इकुल या यूनिवर्सल पीस के विचार की ओर ले गए। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस इन हिज रीम, यानी जो ये आइडिया था टॉलरेंस का, ये वाला आइडिया जो है कि लोग अपने अपने मतलब कि शासन काल में या अपने रील में डिफरेंट रिलीजियस के लोगों के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था। इंस्टेड इट फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, इसके बजाय वो एक फोकस, उसके बजाय वो एक ऐसे सिस्टम पे, एथिक्स के एक ऐसे सिस्टम पे फोकस करता था जहाँ पे हॉनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। यानी कि ये क्या नहीं करता था कि जो डिफरेंट लोग होते, डिफरेंट रिलीजियस के लोग होते थे उनके बीच जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, जब इसके बजाय वह एक सिस्टम ऑफ एथिक्स इसमें हॉनेस्टी, जस्टिस, पीस के हॉनेस्टी, जस्टिस, पीस के एक ऐसे सिस्टम ऑफ एथिक्स पे फोकस करता था जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह इकुल। अबुल फजल ने सुलह इकुल के इस विचार पर
ठीक है, अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर एक विजन ऑफ गवर्नेंस को फ्रेम करने में मदद किया। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। यानी कि ये जो गवर्नेंस का ये प्रिंसिपल था उसको जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। अब देखते हैं कि सोर्स बॉक्स में क्या है, सुलह कुल क्या था। जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह इक्वल इन द फॉलोइंग वर्ड। जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का बेटा था। तो उसने अपने अपने पिता की पॉलिसी को, जो कि सुलह इक्वल को, फॉलोइंग वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। क्या? एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन there is room for all classes and the followers of all creeds. So in his imperial dominions, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions and for beliefs, good and bad, and the road to intolerance was closed. यानी कि डिवाइन के, यानी कि या बोल सकते भगवान की एक वाइड एक्सपेंस में, परमात्मा की एक वाइड एक्सपेंस में सभी धर्म क्लास के लोगों के लिए रूम है। ठीक है, सभी क्लास के या सभी धर्मों के लिए रूम है और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल एम्पायर में या साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से हैं, निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे गुड बैड विचारों के लिए जगह थी। ठीक है। सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे। और वहां पे सुन्नीज और शिया जो है एक मॉस्क में मिलते थे और क्रिश्चियंस और ज्यूस जो थे एक चर्च में प्रार्थना के लिए मिलते थे, प्रार्थना करते थे। ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, सुलह इकुल। तो कंसिस्टेंटली उन्होंने क्या किया? फॉलो किया प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? यूनिवर्सल पीस का, जो कि सुलह इकुल था। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि अकबर कमीशन दी ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्ड इनटू पर्शियन। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को क्या किया? कमीशन किया। मक्ताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड एट फतेहपुर सिकरी फॉर दिस पर्पज। और इस पर्पज के लिए एक मक्ताब खाना, या हम बोल सकते हैं जिसको ट्रांसलेशन ब्यूरो, जो है इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। दी महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योगावशिष्ट were some of the notable संस्कृत वर्ड that were taken up for translation। जैसे कुछ वर्ड हैं जो कि ट्रांसलेशन के लिए लिए गए, जैसे कि रामायण, महाभारत, लीलावती और योगाशिष्ट। ठीक है। दी राजमाना पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत contain, just one moment, contain lavish illustration of the event of महाभारत। यानी रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्या क्या है? रज्मनामा, जो महाभारत का क्या है? फारसी अनुवाद है। ठीक है। में रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत जो इलस्ट्रेशन किया है, चित्रांकन किया है। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। ठीक है। यानी कि मुगल एम्पायर के बारे में दिया है 17वीं शताब्दी में और उसके बाद में। ठीक है। यानी दोस्तों इससे पहले हम देखे थे इबादत खाना कहाँ पे। ठीक है। अब जैसे यहाँ में देखो दिया गया है, अकबर होल्डिंग डिस्कशन विद लर्न इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट फेथ इन द इबादत खाना। ये है अकबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट रिलीजन्स या डिफरेंट फेथ के लोग हैं ना यहाँ पे। ठीक है। ये बोलता है कि अकबर जो है डिस्कशन होल्ड कर रहा है कुछ लर्न इंडिविजुअल, यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ जो डिफरेंट फेथ के हैं। कहाँ पे? अकबर या इबादत खाना में। तो आता है मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। यानी मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी में कैसा था और उसके बाद क्या हुआ? द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। यानी कि मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इफिशियंसी की वजह से जो इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि हुई। ठीक है। ठीक है। यानी कि जो मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, या बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इफिशियंसी की वजह से, या प्रशासनिक और मिलिट्री की कुशलता की वजह से मुगल एम्पायर की इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि हुई।
इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेवर लैंड ऑफ वेल्थ। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ने इसे कैसे डिस्क्राइब किया? एज द फेवर लैंड ऑफ वेल्थ। यहाँ पे फेवर लैंड ऑफ वेल्थ का क्या मतलब दोस्तों? यहाँ पे फेवर लैंड ऑफ वेल्थ का मतलब है कि हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि कथे और कहानियों में जैसा बोला जाता है उस प्रकार था। तो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ने इसे इसी प्रकार डिस्क्राइब किया। बट दीज यहाँ पे समझ लो, फेवर लैंड ऑफ वेल्थ का मतलब है कि रियल नो एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है, या नॉट एग्जिस्ट इन रियल, यानी कि इसका कोई या हम बोल सकते हैं हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, यानी कि जो कि कथे और कहानियों में बोला जाता है उस प्रकार। ठीक है, बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो अपील एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट अपोलेंस। यहाँ पे अपोल का मतलब जो चकित रह जाना, यार आश्चर्य में पड़ जाना। ठीक है, यहाँ पे अप्यूलेंस का क्या मतलब है? अधिकता। ठीक है, यानी अप्यूलेंस का मतलब अधिकता, अपोल मतलब चकित रह जाना। यानी कि आगे बोलता है कि परंतु यही ट्रेवलर्स इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली जो पॉवर्टी थी या जो दरिद्रता थी उसको देखकर क्या हुए? अपोल रह गए या चकित रह गए। दी इनइक्वलिटीज वर ग्लेरिंग, जो इनइक्वलिटीज थी वो जो है साफ दिखाई पड़ रही थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रीन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8000। यानी कि शाहजहां के शासनकाल के जो 20वें वर्ष के जो दस्तावेज मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार ऐसे मनसबदार दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार जो थे कितने थे? 445 ओनली, 445 इन नंबर्स आउट ऑफ टोटल 8000। ठीक है, यानी कि जो शाहजहां के शासनकाल का जो हमें उनकी 20th सेंचुरी के 20वें यानी शाहजहां के रीन का 20वें साल का जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जो हाईएस्ट रैंकिंग थी उनके, जो हाईएस्ट रैंकिंग वाले थे वो 8000 में से केवल 445 ही बचे थे। This small number, a mere 5.6% of the total number of Mansabdar, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers। और यहाँ पे फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमने बोला कि शाहजहाँ के 20वें साल में जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उससे जो हाईएस्ट रैंकिंग वाले मनसबदार थे ना, 8000 में से केवल 445 थे। ऐसा नहीं कि 445 ही बचे थे, जो हाईएस्ट रैंकिंग थी 8000 में से केवल 445 थी। ठीक है, यानी कुल मनसबदारों की जो एक टोटल नंबर ऑफ मनसबदार था उनका जो एक मेयर यानी कि छोटा सा नंबर जो था 5.6%, वो कितना रेवेन्यू जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव करते थे? 61.5% रेवेन्यू जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव करते थे अपने एम्पायर का एज ए सैलरी रिसीव करते थे अपने लिए और अपने ट्रूपर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रूपर्स का मतलब है जो उनके सवार होते थे। ठीक है, यानी कि जो इतने जो पूरे मतलब जो पूरे एम्पायर की जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू थी उसका 60.1% जो है कि 61.5% एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो था, केवल 5.6% जो एक स्मॉल नंबर है टोटल नंबर ऑफ मनसबदार का, वो वही लोग रिसीव करते थे अपनी सैलरी के रूप में और अपने सवारों की सैलरी के रूप में। The Mughal emperor and their mansabdar spent a great deal of their income on salaries and goods। मुगल सम्राट जो मुगल एम्परर थे और उनके जो मनसबदार थे, मुगल एम्परर और मनसबदार जो थे अपनी अपनी इनकम का बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ पे लगाते थे? सैलरीज और गुड्स पे। This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce। और इस खर्चे में इस एक्सपेंडिचर में जो आर्टिसन होते थे और जो किसान होते थे उनको लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, सप्लाई करते थे। बट दिस स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट एंड द आर्टिसन। बट जो स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन था लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट, उससे बहुत ही मतलब बहुत कम बचता था इन्वेस्टमेंट के लिए इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर।
प्राइमरी प्रोड्यूसर के हाथ में, जो कि पीजेंट और आर्टिसन, यानी कि बोल सकते हैं कि बट नहीं, लेकिन जो स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत ही थोड़ा सा था इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर के हाथ में, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास जाने के लिए, जैसे जो पीजेंट और आर्टिसन होते थे। द poorest amongst them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity। यानी कि इनमें से जो बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा जो गरीब थे, मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। यहाँ पे हम सकते हैं द पोरेस्ट अमंग देम, यानी उनमें से सबसे गरीब, लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। यहाँ पे हैंड टू माउथ का मतलब है दोस्तों कि वो मुश्किल से अपना पेट जो है भर पाते थे, ठीक है, या जीवन जी पाते थे। देख आगे बोलते दे कुड हार्डली कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, टूल्स एंड सप्लाई टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बोलते थे वो बहुत मुश्किल से जी पाते थे या पेट भर पाते थे, और वो हार्डली जो है, हार्डली बोलता है कि हार्डली कंसीडर करते थे या सोच पाते थे क्या, कि एडिशनल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने का। एडिशनल रिसोर्सेज मतलब टूल्स और सप्लाईज, ताकि जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए, इसके बारे में तो सोच भी नहीं पाते थे, हार्डली सोच पाते थे या सोच ही नहीं पाते थे। बोल सकते थे वे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन, अतिरिक्त जो है रिसोर्सेस में क्या क्या, जैसे टूल्स और सप्लाईज, ठीक है, अन्य वस्तु में इन्वेस्ट करने की बात जो है सोच भी नहीं सकते थे। The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world। ऐसी इकोनॉमिक वर्ल्ड में ज़्यादा धनी किसान होते थे, ज़्यादा धनी किसान, आर्टिसनल ग्रुप्स और मर्चेंट और बैंकर्स जो है ये ज़्यादा लाभ उठाते थे, ठीक है। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। मुगल एलिट्स के पास, जो मुगल एलिट्स थे उनके पास इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्स होने, इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्स से, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, कब, लेट 17th सेंचुरी में, ठीक है। यानी कि मुगलों के एलिट वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण वो 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक जो है कि शक्तिशाली हो गए। As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servant emerged as powerful center of power in the regions। यानी कि जैसे जैसे मुगल एम्परर जो की अथॉरिटी जो है डिक्लाइन होने लगी, मतलब मुगल सत्ता जो है पतन की तरफ जाने लगी या पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न रीजन्स में सम्राट के जो सर्वेंट्स होते थे वो स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। इनमें से कुछ ने नए डायनेस्टीज स्थापित किए, डायनेस्टी मीन्स वंश, यानी कुछ ने नए वंश स्थापित किए, और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रोविंस में मान्यता देते रहे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मान्यता नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेस्टी, उन्होंने नई डायनेस्टीज कॉन्स्टिट्यूट किया, एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। कुछ प्रोविंस जैसे कि हैदराबाद और अवध जैसे प्रोविंस को अपने कमांड में रखा या कंट्रोल में रखा। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the province of the empire had consolidated their independent political identities। बोलता है कि यद्यपि वो जो दिल्ली के मुगल सम्राट थे, एम्परर थे, उनको अपना मास्टर मानते थे या स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी तक साम्राज्य के कई प्रोविंस अपनी स्वतंत्र राजनैतिक पहचान या पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है बना चुके थे, ठीक है। वी विल रीड मोर अबाउट देम इन चैप्टर 10। अब इसके बारे में आजाद दादा कुछ डिटेल में हम किसमें देखेंगे दोस्तों, चैप्टर 10 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इल्सवेयर में कि किंग्स एंड क्वींस, यानी राजा और रानियां। There were several great monarchs, all near contemporaries in different part of the world in the 16th century। यहाँ पे contemporaries का मतलब है कि समकालीन, यानी 16वीं सदी में मुगलों के लगभग कंटेम्पोरेरी संसार के विभिन्न भागों में भी कई मोनार्क या राजा रानी थे। These included the ruler of Ottoman Turkey, Sultan Suleiman 1522-1566। इनमें से जैसे आते हैं ओटोमान एम्पायर के जो रूलर थे, ओटोमान टर्की के जो रूलर थे सुल्तान सुलेमान,
1520 से 1566 तक। ड्यूरिंग हिज रूल द ओटोमन स्टेट एक्सपेंडेड इनटू यूरोप, सीजिंग हंगरी एंड सीजिंग ऑस्ट्रिया। एंड उनके राज्य में ऑटोमन स्टेट का जो एक्सपेंशन हुआ था यानी विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को क्या किया, बाइसिस कर लिया, घेर लिया। हिज आर्मीज आल्सो सीज बगदाद एंड इराक। उसकी आर्मी ने बगदाद और इराक को भी सीज कर लिया। मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका को, बहुत सारा जो है नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट भी उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया। ऑल द वे इनटू मोरक्को, एक्नॉलेज ओटोमन अथॉरिटी। यानी कि उसकी फौजी ने बगदाद और इराक को भी हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी नॉर्थ अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। ठीक है। सुलेमान आल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ओटोमन नेवी। जो सुलेमान थे उन्होंने अपनी नेवी जो है रिकंस्ट्रक्ट किया, ऑटोमन नेवी जो थी। इट्स डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ब्रॉट द नेवी इनटू कंपटीशन विद स्पेन। यानी यहाँ पे बोलता है कि इट्स डोमिनियन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन, यानी इसका जो डोमिनियन था ये इतना डोमिनेट कर रही थी कहाँ पे, ईस्टर्न मेडिटेरियन में। इस वजह से नेवी इनटू कंपटीशन विद स्पेन से इसकी नेवी को कंपटीशन करना पड़ा, ये कंपटीशन में आ गई। इन द अरेबियन सी इट चैलेंज द पोर्चुगीज। और अरेबियन सी में इसने पोर्चुगीज की अथॉरिटी को या पोर्चुगीज को भी चैलेंज किया। द मोनार्च वाज गिवन द टाइटल ऑफ अल कानूनी द लॉ गिवर बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस कानून पास ड्यूरिंग हिज रेन। यानी कि एम्परर को या सम्राट को अल कानूनी, ठीक है, का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। These were aimed to standardized administrative procedures throughout the expanding domains of the empire and specifically to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes। यानी इन रूल्स का यानी नियमों का एम क्या था कि बढ़ते हुए एम्पायर के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। लेटर इन द 17th सेंचुरी, यानी कि बाद में 17वीं शताब्दी में, व्हेन पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन इन द ओटोमन डोमेन्स, द रीन ऑफ सुलेमान कानूनी वाज रिमेंबर्ड एज ए पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस। आगे चलकर 17th सेंचुरी में ऑटोमन जो था, ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में क्या किया, रिमेंबर करने जाने लगा या याद किया जाने लगा। तो दोस्तों फाइनली हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में।